जी my dear friends, we are talking about essay writing and what is paraphrasing. आपने कहा सर वर्ड चेंजिंग, दैट्स फाइन, गुड। तरतीब चेंज कर सकते हैं। तरतीब चेंज कर सकते हैं, दो चीजें हो गई। ठीक है, और क्या होता है पैराफ्रेजिंग? सर थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे। आपने कहा वर्ड चेंज करेंगे, व्हेन वी से वर्ड चेंज करेंगे, व्हाट डू वी मीन बाय दिस? जैसे वो स्पार्ट लिखा तो उसके अल्टरनेटिव या वर्ड लिखेंगे इसको डिस्पाइट कर देंगे। ठीक हो गया, ऑल्टरनेटिव वर्ड्स लिखेंगे या डिस्पाइट कर देंगे। ठीक है, आपने कहा सर तरतीब चेंज करेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे हम पैसे और एक्टिव वॉइस में करते हैं कि वो लास्ट वाला जो पार्ट है वो फर्स्ट में कर देंगे, फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो लास्ट में कर देंगे। फेयर इनफ। ठीक है, अगर हम उसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर दें, दैट इज ऑल्सो लाइक अ वे ऑफ डूइंग अ पैराफ्रेजिंग, करेक्ट? इफ यू चेंज द वर्ड्स, यस दैट्स अनदर वे ऑफ डूइंग अ पैराफ्रेजिंग, दैट्स करेक्ट। अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें तभी पैराफ्रेजिंग यू मीन्स हम कुछ वर्ड्स भी चेंज कर दें और उसकी तरतीब भी चेंज कर दें। गुड। तो आइट्स में जब भी आपने ऐसे स्टार्ट करना है, इसमें आपने ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं कि कोई डेफिनेशन दें। इसमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि पहले कुछ जनरल बातें एक दो लिख दें। जैसे अब एग्रीकल्चर पर टॉपिक आ गया, ऐसा नहीं कि अब मैं जनरल पहले एग्रीकल्चर की कुछ बात करूं, एक दो लाइनें वो लिखूं उसके बाद इस पे। अब हम सिर्फ हाइट्स की बात करें, ठीक है? आपने वैसे जो भी कुछ सीखा है डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, वो बिल्कुल करेक्ट है। दैट डिपेंड्स कि वो कौन सा ऐसे लिखवा रहे थे आपसे। यहाँ पर ऐसे की रिक्वायरमेंट कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर ऐसे का जो जॉनरा यूज करते हैं आइल्स में, उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस। आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस का मतलब होता है कि मैंने अगर आपको एक टॉपिक दिया है, मैंने आपसे एक आर्ग्यूमेंट जनरेट करवानी है उसके ऊपर। सो आई एम सिंपली आस्किंग यू, यार टॉपिक से स्टार्ट करो। ये सिंपल वैसे ही है जैसे आजकल अगर आप कोई टॉक शोज देखते हैं टीवी पे जो लगते हैं, तो एंकर हमेशा एक टॉपिक देता है, पैनल बुलाया होता है, वो कहता है जी इस टॉपिक पे बात करें, ना कि वो कहते हैं जी जनरल स्टार्ट करें। तो टॉपिक हमेशा एंकर दे रहा होता है और वहीं से उसको बेस बना के आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाते हैं एंड देन पीपल स्टार्ट डूइंग द डिस्कशंस। अग्री? ये सेम वो वाला सीन यहाँ पे चल रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लोज करूं एंड लेट्स गो टू योर क्वेश्चन अगेन। तो टॉपिक है हमारा दिस स्टेटमेंट, पहली वाली। सिंपल रिक्वायरमेंट क्या है? इसी स्टेटमेंट को रीराइट करना है। इसमें से कुछ का को आपको मीनिंग आता है या उसका सिनोनिम आता है तो उसका वर्ड चेंज कर दें। दूसरा क्या करना है? आप इसकी तरतीब चेंज कर। मेकिंग सेंस? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये वाली बात उठा के पहले लिख दें, ये वाली बाद में लिख दें, तब भी इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। कॉमा लगा हुआ है, कॉमा से पहले एक बात, अब मैनी पीपल से स्टार्ट कर लें। गुड, मेकिंग सेंस? अच्छा, अब स्ट्रक्चर तो चले हमें चेंज समझ आ गया यार, ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे, तो ये सिनोनिम्स का क्या करेंगे? एग्जाम में डिक्शनरी अलाउड है? नो। कोई किसी किस्म की हेल्प अलाउड है? नो, इट्स ओनली यू एंड यू। जो भी आपको आता है, जो आपके जहन में है, आपने वही पेपर पे या स्क्रीन पे इसको टाइप इन करना है। अब इसकी तैयारी कैसे करेंगे हम? एग्जाम में तो अनसीन क्वेश्चन है, दे कैन गिव यू एनी टाइप ऑफ वर्ड, एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। हाउ वी गोना प्रिपेयर इट? एक सोल्यूशन आप दे, फिर एक मैं दे दूंगा। हो सकता है जो आपके पास सोल्यूशन हो मेरा भी वही हो। प्रैक्टिस, चलें ठीक है, मान लिया। प्रैक्टिस कैसे करनी है? को लेके कह रहे हैं। हाँ, अगर मैंने इसको पैराफ्रेज करना है तो मैं इसको पैराफ्रेज कैसे करूँ? सीखूं कैसे कि मुझे पैराफ्रेज करना ना चाहिए? वर्ड्स चेंज करने की बात हो रही है। सर अगर आपको वर्ड्स नहीं आते, हमें वर्ड्स नहीं आते, गूगल से चेक करें उनके वर्ड्स, उनके मल्टीपल वर्ड्स होंगे, वो आप माइंड रखिए या राइट डाउन कर लें, उनको पैराफ्रेज कर लें। फेयर इनफ। ठीक है, अभी हम प्रेप मोड के अंदर हैं। आपकी डेली एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? मैं नहीं कहता कि रोज पूरा ऐसे लिखें, आपने चंक्स में तैयारी करनी। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो पहला पैराग्राफ है, उसकी डिमांड ये है कि यार इसको रीराइट कर दो मगर वर्ड्स चेंज कर दो। अब आपको इन स्पाइट ऑफ का मतलब नहीं आता, अगर आपको एडवांसेस का मतलब आता है मगर इसका ऑल्टरनेटिव वर्ड नहीं आता, तो एग्जाम में मैं क्या करूंगा? मैं तो स्टक हो गया। अब हमारी डेली प्रैक्टिस क्या है? सिंपली पिक अप अ क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, जस्ट गो ओवर द गूगल या एनी डिक्शनरी विच यू आर यूजिंग एंड राइट द सिनोनिम्स। जैसे एडवांसेस का वर्ड लिखें और कम से कम उसके कोई तीन सिनोनिम तो लिख लें यहाँ पे। पॉसिबल है? कोई मुश्किल काम है? आजकल हम सारे डिजिटल हैं, ये काम तो मतलब फोन पे भी कर सकते हैं, कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं।
फोन के अंदर भी आपके वर्ड के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जस्ट पिक अप द क्वेश्चन, सी द मीनिंग एंड मेक अ लिस्ट। फोन में रखें उसको ताकि आप किसी टाइम भी इसको रिवाइज कर सकें। गुड, ठीक है। अभी हम ये वाला काम पहले कर लेते हैं। सबके पास पेजेस हैं? ठीक है, टेक आउट अ पेन एंड पेपर। सिंपल मुझे इसी स्टेटमेंट को रीराइट कर दे, मींस डिक्शनरी आपके पास है, यूज द डिक्शनरी। अगर आपको तरतीब नहीं चेंज करनी, इसी तरतीब में सेंटेंस को लिख दें, कोई हर्ज नहीं है, मगर वर्ड्स एटलीस्ट चेंज करें, सिनोनिम लिख दें इसका। और अगर आपको तरतीब भी चेंज करनी आ रही तो तरतीब भी चेंज करें और मुझे ये वाला जुमला दोबारा लिख दें। सिर्फ टॉपिक सेंटेंस लिखना, भी दूसरे स्टेटमेंट की बात नहीं मैं कर रहा। सिर्फ इस इकलौती स्टेटमेंट को रीराइट करना है एंड यूज द डिक्शनरी टू फाइंड द सिनोनिम्स। सबको समझ आ गया क्या करने लगे? एवरीबडी ओके? Yes. ठीक है जी। आपके पास मैक्सिमम 3 मिनट्स हैं टू डू दिस टास्क। 3 मिनट्स ऑन द क्लॉक। क्या लिखा आपने No, sir, first statement. सर? Many people from many people from different regions still go hungry. Even many advancements have made in agriculture. वेरी गुड, ठीक है। मैनी पीपल इन द वर्ल्ड स्टिल गो हंग्री, ऐसे लिखे, मैनी। From different regions still go hungry. वेरी गुड, मैनी पीपल सेम आ गया, फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स इन्होंने वर्ल्ड को चेंज कर दिया, हंगरी को एज इट इज लिख दिया, दैट्स गुड। सर आपने क्या लिखा है? A lot of people in all over the world are struggling regardless the advancement in agriculture. परफेक्ट हो गया यार, सुने जो भी सबने लिखा है, ठीक है, आपको इससे फायदा हो जाएगा। इन्होंने लिखा अ लॉट ऑफ पीपल इज कवरिंग दिस, और वर्ल्ड के लिए क्या लिखा आपने? अराउंड द वर्ल्ड, In all over the world. इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अब पैराफ्रेजिंग में एक चीज आपने नोट करनी है, इट्स नॉट नेसेसरी टू चेंज एवरी वर्ड। हर वर्ड चेंज नहीं होता। अगर इन्होंने वर्ल्ड लिखा है तो ठीक है, मगर इन्होंने अराउंड की जगह क्या यूज किया? ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। इन्होंने इसकी जगह अ लॉट ऑफ पीपल कर दिया, और आपने क्या लिखा था सर जी? मैनी पीपल की जगह, मैनी पीपल की जगह, ठीक है। इन्होंने डिफरेंट रीजन्स कर दिया, ठीक है। और सुनते सर, आपने क्या लिखा? नहीं लिखा सर? Many people around the world are still starving in despite of advancement in agriculture. आर स्टिल स्टार्विंग डिस्पाइट द एडवांसमेंट्स मेड इन द एग्रीकल्चर। इन स्पाइट ऑफ की जगह डिक्शनरी ने आपको डिस्पाइट ही दिया होगा, दैट्स अ गुड वर्ड। एक ही मतलब है, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, Regardless. रिगार्डलेस, परफेक्ट हो, रिगार्डलेस विद, डन हो गया। एक दो और सुन लेते, इधर से किसने लिखा है सर? Despite of modernization in agriculture, numerous populations still face hunger around the earth. Around us. अराउंड द अर्थ, Around the ठीक है। globe. अराउंड द अर्थ की जगह ग्लोब का वर्ड ज्यादा है, हाँ, अराउंड द ग्लोब वो ज्यादा अच्छा फ्रेज रहेगा, ठीक है। ओके, बाकी आपने भी जबरदस्त लिखा है। अब देखिए सीखने की बात क्या है यहाँ से, जो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू है। व्हेन यू डू दिस प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेस, ये देखें सिर्फ 3-4 मिनट लगे हैं प्रैक्टिस करने में, कोई लंबा छोड़ा काम नहीं है, एंड इट इज टू बी डन ऑन द फोन ओनली। आपको किसी पेन पेपर की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपनी एक आदत बना लें कि मैंने डेली कम से कम एक किसी भी क्वेश्चन की पैराफ्रेजिंग करनी है, एंड डू इट ऑन द फोन। क्वेश्चन निकाल लें इंटरनेट से कोई भी, ठीक है। प्रॉब्लम सोल्यूशन निकाल लें, एडवांटेज डिसएडवांटेज निकाल लें, कॉजेज इफेक्ट्स निकाल लें, कुछ भी। उस क्वेश्चन को लें, उसको पहले अच्छे से समझें, उसके वर्ड्स को या फ्रेजेस को डालें, गूगल करें, उसको अल्टरनेटिव वर्ड लें और एक अपना टेक्स्ट बॉक्स ओपन कर लें, उसके अंदर उसके वर्ड्स को टाइप कर लें, यार इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, और फिर उसी स्टेटमेंट को रीस्टेट कर दें। कितनी देर लगेगी? हार्डली 5 मिनट्स एक्टिविटी डेली। आप अगर ये डेली करें, 30 दिन में आप 30 ऐसे का इंट्रो वैसे तैयार कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा? आप जब भी करेंगे ना, आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे जो आईएलटीएस के क्वेश्चंस के टाइप ऑफ वर्ड्स हैं, मींस टिपिकल वर्ड्स हैं। मैनी पीपल, सम पीपल, वो बार बार यूज करते हैं। एवरी अदर क्वेश्चन, मोर पीपल, ठीक है ना। एक बार आपको मैनी पीपल या सम पीपल ऑल्टरनेटिव फ्रेज मिल गया, एग्जाम में आएगा तो यू आर रेडी टू पैराफ्रेज, ठीक है। अराउंड द वर्ल्ड इन डिफरेंट रीजन्स, ये जो वर्ल्ड वाली बात है, ये भी वो बार बार पिक करते हैं, ये उनका एक टिपिकल वर्ड है। ये वाला भी उनका वन ऑफ द टिपिकल वर्ड्स है, ये वाला भी वन ऑफ द टिपिकल वर्ड्स है। बाकी ऑब्वियसली टॉपिक चेंज करते रहते हैं, ठीक है। होगा क्या, अगर आपको एक गिवन स्टेटमेंट में से एग्जाम में टॉपिक अगर मैं सिर्फ निकाल दूं, बाकी के बेशुमार ऐसे वर्ड्स आपको तैयार हो जाएंगे जो कि स्टेटमेंट में एज इट इज ही आने हैं।
और रिपीट होते हैं आइट्स के अंदर। फायदा क्या होगा? अगर आप मेन वर्ड्स जैसे एग्रीकल्चर को और हंगरी को वैसे लिख देते हैं, बाकी वर्ड्स तो चेंज करेंगे ना, एग्जामिनर इज स्टिल गोइंग टू गिव यू मार्क्स फॉर द पैराफ्रेजिंग, क्योंकि आपने चेंज कर दिए। मेकिंग सेंस? अब दो बातें सीखी यहां से कि आइट्स में जब भी इंट्रो लिखना है, वी हैव टू स्टार्ट विद द पैराफ्रेजिंग ऑफ द टॉपिक, कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं है। उसको तैयार कैसे करना है? सिंपल 5 मिनट की एक्टिविटी है। और अगर आप थोड़े से अच्छे स्टूडेंट हैं, थोड़े से, तो दो ऐसे कर लें, 10 मिनट की एक्टिविटी कर लें। थोड़े से और अच्छे हैं, 15 मिनट्स। मेरा मंत्र है 15-15 मिनट का। मैं कहता हूँ बस 15 मिनट पढ़ो और ब्रेक ले लो, मगर वो 15 मिनट जो है ना, उसको फुल कंसंट्रेशन के साथ फोकस होकर अपना, इस वक्त पूरी दुनिया को भूल जाओ, 15 मिनट उस टास्क को दे दो। 15 मिनट्स हम डेडिकेट कर सकते हैं आराम से, किसी भी जगह बैठ के, किसी भी टाइम पे। एक तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, और कैंडिडेट जो है ना इस पे कंफर्टेबल रहते हैं। 15 मिनट्स में अगर आप इसको 5-5 मिनट की एक्टिविटी करें, तो 3 एसेस आप डेली बेस पे पैराफ्रेस करके अपनी एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। और वैसे भी जब आप पैराफ्रेस करना शुरू कर देंगे, यू विल सी आफ्टर मे बी 1 वीक और मे बी 10 डेज, आपको बार बार गूगल पे जाना ही नहीं पड़ेगा। काफी सारे वर्ड्स जो आप ऑलरेडी डेली बेस पे कर रहे हैं वैसे ही लिख लेंगे। एंड दिस इज द वोकैब बिल्डिंग। हाँ जी, मेरा ख्याल है तरीका भी पता लग गया और कैसे करना है ये भी पता लग गया। गुड। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे स्टेप पे। ये तो हो गया इंट्रो का 1 स्टेप कि यार टॉपिक जो आएगा उसको पैराफ्रेज करना, पहले यहीं से लेते हैं। अब टॉपिक के साथ एग्जामिनर आपको हमेशा एक क्वेश्चन पोस्ट करता है, जिसका एक्चुअली आपको आंसर लिखना होता है। दिस इज द क्वेश्चन। वो ये कह रहा है कि व्हाई इज दिस द केस, नाउ दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक्चुअली किस बात पे सवाल उठा रहा है एज पर द टॉपिक? किस चीज पे? हंगरी पे और एडवांसमेंट। ये एक्चुअली दो चीजों को उसने इकट्ठा ले ली। एडवांसमेंट्स का मतलब है कि वी आर इन अ बेटर पोजीशन एज वी वर इन द पास्ट 10 ईयर्स और 20 ईयर्स एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर। अगर आप जनरली भी देखें तो ऑलमोस्ट हर फील्ड के अंदर हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं आज के दौर में। अगर हम यहाँ से 50 साल के पीछे एक कंपैरिजन कर लें, तो हर चीज़ में हमारे पास जिद्दत आ गई। चाहे ऑफिस का काम है, चाहे घर के काम है, चाहे कोई भी किसी किस्म का भी काम। अग्री? मशीन्स ने बहुत ज़्यादा टेक इन कर लिया। आप मानते हैं बात? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी खेत वगैरह देखे हैं, खेत खलियान ज़रात का कोई? ठीक है, मूवीज में तो देखा है, हल चलते हैं, पहले हाथ से होता था, अब मशीन्स आ गई हैं, तो जो दिनों का काम है वो घंटों के अंदर कन्वर्ट हो चुका होगा। मेकिंग सेंस? डन हो गया। अब एग्जामिनर आपसे पूछ रहे एडवांसेस हो गए हैं, इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद के एडवांसेस हो चुके हैं, हम एडवांस हो गए हैं, फिर भी हमारी जो है ना वो खपत पूरी नहीं हो रही है, लोग फिर भी हंगरी हैं। वो कह रहे हैं यार ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली उसने एडवांसमेंट और हंगर इसको मिला के टॉपिक लिया, और अब ये एडवांसमेंट एग्रीकल्चर के अंदर है। इसी तरह पूरा टॉपिक इकट्ठा हो जाता है। अब आपने अगर इस क्वेश्चन का आंसर करना है, तो सेंस सिर्फ यही है कि यार ऐसा क्यों है, एडवांसेस तो हैं बट व्हाई पीपल आर हंग्री स्टिल। ठीक है, अब आप इस पे कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, दैट्स अप टू यू। और इसी तरह फिर वो आपसे अगला पूछेगा यार इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, हम देखते हैं आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन के साथ करना क्या होता है हमने। सो इसको अब हम हाइड करते हैं, और अब हम दोबारा चलते हैं अपने क्वेश्चन स्टेटमेंट पे, स्ट्रक्चर पे चलते हैं ना। एज पर द स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उन्होंने लिखे यार आपने जो दूसरा काम करना है ना, दिस से यार थीसिस स्टेटमेंट, आई एम नॉट सेइंग स्टेटमेंट्स, इट्स नॉट एक्सप्लेनेशन, स्टेटमेंट इज अ वेरी ब्रीफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो एक चीज तो मैं ये समझ आई कि आपने उस क्वेश्चन का जो आंसर लिखना है वो एक्सप्लेन नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ स्टेट करना है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप सब बाहर जाना चाहते हैं, तो आपका सिंपल आंसर है जी हाँ मैं बाहर जाना चाहता हूं, ये स्टेटमेंट है। अब अगर मैं आपसे रीजनिंग पूछूं, देन यू गोना गिव मी द एक्सप्लेनेशन। अगर मैं आपसे कहूं यार इसकी मुझे मिसालें दें, फिर आप मुझे उसकी मिसाल दे सकते हैं। दैट्स डिफरेंट थिंग, स्टेटमेंट इज डिफरेंट थिंग। सो इफ आई आस्क यार मुझे स्टेटमेंट दे दें, और साथ में कहूं यार थीसिस, थीसिस के वर्ड से बिल्कुल परेशान नहीं होना, इसका सिंपल मतलब होता है आंसर। क्योंकि उसने आपसे सवाल पूछना है टॉपिक के ऊपर, उनकी रिक्वायरमेंट है कि यार पहले पैराग्राफ में उस टॉपिक का ना एक लाइन में हमें जवाब दे दे बस। दैट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द पैराग्राफ। अब उससे आपसे अगर दो सवाल पूछे हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है और इसके हल क्या हैं,
तो आपने क्या लिखना है, एक लाइन लिखनी है जिसमें आपने बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और एक लाइन आपने लिखनी है कि यार इसका हल ये है। ये बात समझ आती है? ठीक है। अब मुझे ये बताएं, अगर मैंने सोचा नहीं है तो मैं बगैर सोचे हुए लिख सकता हूँ आंसर? अभी तो मैंने सोचा ही नहीं है, मगर लिखना कि ये मुझे पता है, क्या मैं लिख सकता हूँ? हाँ या ना? सिंपल आंसर है नो। अब ये स्टेटमेंट लिखने के दो तरीकेकार हैं। कौन से स्टेटमेंट? ये वाली। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको नोट करना आपने, ठीक है? दोनों आइल्स में एक्सेप्टेबल है। एक हम बोलते हैं जनरल। जनरल, आगे मैं स्टेटमेंट का वर्ड डाल देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है? और एक होती है स्पेसिफिक। मेरी स्पेलिंग ठीक है? SPECIFIC, ठीक है। आप मुझे बताएं, जनरल और स्पेसिफिक वर्ड में क्या डिफरेंस है? Specific, to the point. जी, Fast arms with खास और आम। ठीक, आप ये कह रहे थे, जी इसमें बोलूँ। और कोई कुछ इलेबोरेट करना चाहते? hard topic cover कर रही हो और specific hard topic के लिए overall and specific सर जनरल जो आंसर हो रही हो, ठीक है, स्पेसिफिक जो कम हो रही हो। ठीक है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट है, दैट्स फाइन। जनरल मीन्स कि एक जनरल बात, ओवरव्यू, जिसके अंदर हम सारी चीजों को कवर कर सकते हैं। स्पेसिफिक मीन्स कि हम किसी खास चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं। एग्री? अब आइल्स की तो रिक्वायरमेंट है कि यार आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखना है, वो हमारे पे डिपेंड करता है, बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग अ कैंडिडेट इन द टेस्ट। मैंने क्या लिखना है, क्योंकि नंबर तो मुझे उसके मुताबिक मिलने हैं, ठीक है? अब हम यहां से चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब हमने टॉपिक को कर लिया पैराफ्रेज, दैट्स डन। अब मेरे पास क्वेश्चन है, वन क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, मींस कि मुझे दो स्टेटमेंट्स लिखनी है। एक तो लिखना है कि ऐसा क्यों है, और दूसरा है कि इसका हल क्या है। अगर मैं आपसे कहूं मुझे जनरल स्टेटमेंट बताएं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मुझे बोल के बता सकते हैं? मैं टाइप कर देता हूँ, एनीबडी? सर पहले हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में लिखेंगे, बोलूं? आप बोले, ऐसा से बोले, मैं लिखता हूँ इंग्लिश में बोलो। इंग्लिश में। सर जनरल स्टेटमेंट। हाँ सर, बेसिकली जनरल स्टेटमेंट आई राइट, मैं लिखूं? मैं लिखूं सर 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 साथ करो से वेट करेंगे। many reasons, there's many reasons. देयर आर मेनी रीजंस। I think ये कट कर देते। हाँ जी, Actually there are many reasons. एक्चुअली देयर आर मेनी रीजंस। Many reasons. ऐसा ऐसे बोले, मैं लिखने लगा। Many reasons. मैनी रीजंस स्टार्ट करूं? Okay, sir. ठीक है, मैनी रीजंस। For many reasons for hunger. फॉर दी हंगर कर देता हूँ। और Uh, uh, like unequal distribution. ये आप स्पेसिफिक में जा रहे हैं। अब मैं लिखता हूँ, आई गाइड, ठीक है? आप सही कह रहे हैं, आप मिक्स करें थोड़ा सा। जनरल स्टेटमेंट, इसमें फर्क क्या है, ठीक है? व्हेन वी राइट जनरल स्टेटमेंट वी से देयर आर मेनी रीजंस फॉर इट, एंड आई, यहाँ एंड, देयर आर मेनी सॉल्यूशंस। ये मैंने बिल्कुल एक बेसिक स्टेटमेंट लिखी है। फॉर एग्जांपल, एक 4.5 और 5 बैंड के कैंडिडेट है। बस एक मिनट रुक जाता हूँ, ठीक है? इसमें दोनों बातें कवर हो रही हैं। उसने दो सवाल पूछे हैं कि यार रीजंस क्या है और प्रॉब्लम क्या है। मैं बीइंग अ स्टूडेंट में कह रही हूँ यार इसके रीजंस भी काफी हैं और इसके सॉल्यूशंस भी हैं। जवाब तो मैंने दे दिया, मगर मैंने स्पेसिफिक नहीं किया मैं क्या लिखने वाला हूं, मैंने जनरल कर दी। ये स्टेटमेंट भी आइल्स में चल जाएगी। एटलीस्ट आपने फॉर्मूला एग्जीक्यूट कर दिया, इंट्रो इज कंप्लीट। बट ऑब्वियसली इस पे इतने अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो स्पेसिफिक लिखेंगे। एग्जैक्टली, जितना स्पेसिफिक करते जाएंगे, आप एक्चुअली एग्जामिनर को बता रहे हैं कि मैं क्या लिखने लगा हूं। यहाँ पे तो आपने एग्जामिनर को एक तरह ब्लाइंड कर दिया है कि ठीक है आगे लिखूंगा तो उसको पढ़ लेना।
मेकिंग सेंस? इसीलिए मैंने अभी बात की थी, अगर आपने सोचा ही नहीं है कि मैंने लिखना क्या है, तो आप लिखेंगे क्या? फिर आप एक जनरल स्टेटमेंट ही लिख सकते हैं। इसलिए इंट्रो लिखने के लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग पहले करनी पड़ती है। अब आपने सारी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, ये मैं रीजन में डाल देता हूँ, सोल्यूशन भी आपने बताना है। सोल्यूशन क्या है वैसे इसका? प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर लॉ, इसी को ले लेते हैं फिलहाल। प्रॉपर चेक एंड बैलेंस। ठहर जस्ट आ जाइए। मेन रीजन इज देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। Main reason is there is unequal distribution of advanced technology which causes hunger. सेंस बन रही है कि जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया में तो अवेलेबल नहीं है, कुछ ही जगह पे अवेलेबल। अब इसकी एक्सप्लेनेशन ये होगी आगे जाके। इसकी वजह से जो भूख है वो तो रहती है, जहां पे टेक्नोलॉजी नहीं है वहां पे भूख रहेगी, जहां पे टेक्नोलॉजी है वहां पे खपत पूरी हो जाएगी। अब एग्जामिनर को आपने इंट्रो के अंदर एक लाइन में बता दी कि मैं एक्सप्लेन क्या करूंगा आगे जाके, दिस इज अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए पॉइंट्स आ रहे हैं ना जहन में, सोच रहे हैं तो देखिए पॉपअप होते जा रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या? आपने क्या सर कहा था? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लें। गवर्नमेंट और कोई बताएं? लेवल फंड गवर्नमेंट। चलिए इस तरह कर लेते हैं, सपोर्ट कर लेते हैं। ले जी, सिंपल से एक बना दिया। देयर नीड्स टू बी सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू ओवरकम दिस इशू। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट जो होती है उसके पास फंड्स अवेलेबल होते हैं, और पूरे मुल्क की जो जमीन होती है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं होती, उसमें बहुत ज्यादा प्राइवेट कल्टीवेशन भी चल रही होती है। अब एक बंदा है जिसके पास फॉर एग्जांपल 10 एकड़ भी जमीन है, तो टेक्नोलॉजी अगर करोड़ों की आ रही है तो वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता, और जिसके पास इससे भी कम है वो तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है, गवर्नमेंट आके सब्सिडाइज कर सकती है, उसको रेंट पे दे सकती है लोगों को, और बहुत कुछ कर सकती है। मेकिंग सेंस? तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जनरेट हो जाएगा। अब ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारा। अगर मैंने लिख दिया कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, तो गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करेगी? गवर्नमेंट हमेशा सब्सिडीज देती है, खाद पे पैसे छोड़ दिए, ठीक है ना, ट्रैक्टरों की कीमत पे पैसे छोड़ दी कि अगर कोई किसान ट्रैक्टर लेता है तो चलिए जी हम उसको इतने पैसों में दे देंगे, एंड सो ऑन। मेकिंग सेंस? ये गवर्नमेंट की सपोर्ट है यहाँ। अब देखिए, हम दो तरह के इंट्रो लिख सकते हैं, दोनों इंट्रो आपके सामने हैं। अच्छा वाला कौन सा है? ऑब्वियसली जो नीचे वाला है। तो आपने जब भी इंट्रो लिखना है, दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। या तो आप जनरल स्टेटमेंट लिख दें, या आप स्पेसिफिक करें। अब आप जितने लोग यहाँ पर बैठे इस वक्त क्लास ले रहे हैं, आई थिंक अगर आपने लेक्चर्स ले लिए और आपने पढ़ लिया है कि इसको कैसे करना है, तो अगर आप एग्जाम में ये लेके आएंगे फिर तो अच्छी बात ना हुई। यहाँ तो खुद ही तैयारी करते और आपको किसी ने ना बताया तो आप ये एग्जाम में कर रहे थे तो फिर एक्सेप्टेबल था। आई प्रेफर कि मुझे ये वाली स्टेटमेंट्स चाहिए। अब ये वाली स्टेटमेंट बनेगी कैसे? इसको लिखने से पहले एक्चुअली आपको पहले ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स ऐसे दिया लिखना शुरू कर देते हैं। भाई सोचना किसने है? लिखते लिखते सोचा नहीं जाता। ठीक है, हमको शेर व शायरी नहीं कर रहे कि मिसरा याद है तो फौरन लिख लिया, बाद से फिर सीधा कर लिया। हम ऐसे लिख रहे हैं और वो चेक होने के लिए जाना आगे। सो वी हैव टू थिंक ओवर द एंटायर थिंग फर्स्ट, एंड देन वी हैव टू स्टार्ट राइटिंग। देयर कम्स अ ब्रेनस्टॉर्मिंग थिंग। अब हमने जब पहले इसका हल निकाल लिया कि यार ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, उन बुलेट्स के अंदर से हमने एक बात को स्टेट कर दिया। एक्सप्लेनेशन नहीं है अभी भी है, इट्स अ स्टेट। हाँ जी, अब मुझे सिर्फ ये बताएं कि इंट्रो की समझ आ गई है? इंट्रो लिखने के लिए ऑब्वियसली ऐसे को सोचना पहले पड़ता है, गुड। तब आप लिखना शुरू करेंगे तो फौरन तरतीब में सब कुछ लिखा जाएगा। ऑलराइट, इसको अब सम अप करते हैं। मैं इसको क्लियर करने लगा हूं, ठीक है। एज पर द फॉर्मेट ऑफ द टेस्ट,
तो हमने माय डियर फ्रेंड्स जो फॉर्मेट पिक किया है वो ये है कि हमने सबसे पहले पैराफ्रेज करना है और थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, कोई डेफिनेशन कुछ नहीं देना, दैट्स द रिक्वायरमेंट। ठीक है, दिस इज डन। कितने वर्ड्स लिखने चाहिए अभी एंड पे बात कर लेंगे। अब आ जाते हैं बॉडी के अंदर। अभी जो हमने बात शुरू कर ली वो एक्चुअली बॉडी से रिलेटेड है। अब बॉडी पैराग्राफ्स में आप मिनिमम आइट्स की रिक्वायरमेंट है कि 2 पैराग्राफ्स बनाएं सेपरेट। और पैराग्राफ्स को डिफरेंशिएट करने के लिए आपने हमेशा एक लाइन छोड़नी है बीच में, जैसे यहाँ पे आपको गैप नजर आ रहा है। पार्ट जी सर। पार्ट वन फिर नीचे पार्ट टू। नहीं, हेडिंग्स नहीं देनी कुछ भी, सिंपल बस पैराग्राफ्स के लिए लाइन छोड़ देनी है आप। ठीक है, अच्छा जी। क्योंकि देखिए आप जब टाइप करेंगे ना आपको सिंपल उन्होंने टेक्स्ट दे देना है, उसमें बोल्ड की कोई ऐसी ऑप्शन नहीं आती है, तो इसलिए हेडर्स देने का कोई लाइक फायदा नहीं है। आप जब भी आइट्स में एक पैराग्राफ लिखते हैं इसका फॉर्मूला है, जैसे भी मैंने आपको इंट्रो का फॉर्मूला बताया, आपने सबसे पहले आइडिया स्टेट करना है। आइडिया क्या था? लेट्स सपोज अगर अब अभी जो एग्जांपल हमने किसी को ले लेते हैं, आप कहते हैं जी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी है। मीन्स जो अमीर मुल्क है उनके पास है, जो गरीब मुल्क है वहां पे नहीं है, और जो ज्यादातर भूख है वो है भी गरीब मुल्कों में। इट मीन्स एक क्लियर डिस्टिंक्शन नजर आ रही है। गुड। आइडिया जो आपने इंट्रो में पोस्ट किया था वही आपका मेन आइडिया है कि देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब एग्जामिनर को आपने उसकी वजह देनी है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। नाउ यू नीड टू गिव एक्सप्लेनेशन एंड देन यू कैन ऐड एग्जांपल्स। जब आप एग्जांपल्स ऐड करेंगे तो आप किसी भी पुअर कंट्री की एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पाकिस्तान की कर रहे हैं। आइडिया आइडिया के अंदर हमने आंसर लिखा है, इसके आगे हम रीजन भी हो सकती है, इसको रीजन भी कर सकते हैं सर यही आइडिया है, यही आइडिया आइडिया ये रीजन है, दिस इज रीजन, एक्सप्लेनेशन इज रीजन। आइडिया तो यही है ना कि जी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। गुड। तो यहां पर एक्चुअली वो रिस्टेट हो जाता है और उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं और फिर उसकी एक एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है, एग्जांपल जो है वो वन वर्ड में भी आ सकती है, जैसे भी भाई ने कहा जी पाकिस्तान। ठीक है, हम इसको आइडिया एक्सप्लेन कर दीजिए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। हम बता देते कि जी यहाँ पे जो एग्रीकल्चर फील्ड है या जो किसान लोग हैं वो ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज हैं या जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं वो प्राइवेट ओन्ड हैं, और कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा अवेलेबल है, दे कैन अफोर्ड एवरीथिंग, बट मैक्सिमम पीपल आर हैविंग लाइक लिटिल चंक्स ऑफ लैंड्स, स्मॉल चंक्स ऑफ लैंड्स, जो कि इतनी टेक्नोलॉजी अफोर्ड नहीं कर सकती। ठीक है, कई बार रेंट पे भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई दे डू नॉट गेट द लाइक द यील्ड फ्रॉम द क्रॉप एज इट इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, जनरल से बात करते हैं, अभी गंदम का सीजन गुजरा है, अगर 1 एकड़ में आपकी पैदावार है लेट्स सपोज 20 मन, 20 मन को मेरे ख्याल है टन कहते हैं, क्या कहते हैं मन को, 40 kg 1 टन आई थिंक। ठीक है, मेरे ख्याल इंग्लिश में टन बोलते हैं इसको। ठीक है, सो अगर एक पीस ऑफ लैंड से 20 टन्स निकलता है, ठीक है, तो अगर मेरे पास मशीनरी होती तो हो सकता है मैं उसमें से 30 टन्स निकाल देता, तो 10 टन्स का तो मुझे वैसे ही लॉस हो रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे बैठे हैं जो थोड़ी सी खेती बाड़ी से रखते हैं ताल्लुक, उनको समझ आ रही है कि बात मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लैंड को मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जिसके अंदर अभी हम टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं, तो हम यील्ड नहीं ले रहे उसमें से जितनी आ सकती। गुड। सो आप कह सकते हैं कि जिसकी वजह से, एक क्लासिक एग्जांपल पाकिस्तान की, तो एक्सप्लेन किया, एग्जांपल वन वर्ड में डाल दो। आप चाहें तो एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं, आप कह लें जी फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हैविंग अ लिटिल पीस ऑफ लैंड इन विच दे कैन नॉट अफोर्ड, और फिर उसको नीचे टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दें। तो चाहे एग्जांपल को ही एक्सप्लेन करके लिख दें वो भी एक्सेप्टेबल है, चाहे एक्सप्लेन अलहदा कर दें और एग्जांपल वन वर्ड में दे दें वो भी एक्सेप्टेबल है आइट्स के अंदर। मेकिंग सेंस? ठीक है, तो जो मेन पैराग्राफ है ये उसकी रिक्वायरमेंट है। सो जो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स जो आपने आइडियाज सोचे हैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, और जब ऐसे लिखने लगते हैं तो उसी को 1 लाइन में कन्वर्ट करके हम इंट्रो में डाल देते हैं, तब हमारी एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट बनती है। इसलिए लिखने से पहले सोचना। अब यहां तक मुझे बताया, अगर बात समझ आ गई तो फिर एक एक्टिविटी कर लेते हैं। आर वी गुड अप टिल दिस कि मेन पैराग्राफ के अंदर क्या करना है? आइडिया हमने निकाल लिया था, आप आइडिया और भी निकाल सकते हैं, प्लस आप उसके बाद उसको एक्सप्लेन करके एग्जांपल दे सकते हैं। अगर मैं आपसे कोई एक पैराग्राफ लिख दें, मुझे लिख देंगे? चेक कर लेना साथ कितनी समझ आई है, ऐसे तो घर जाके पता नहीं क्या करते रहेंगे।
ठीक है, मैं रीस्टेट करता हूँ, ठीक है, इसको एक्टिविटी में भी हम लेके जाते हैं। आपने क्या करना है, जो आइडिया भी हमने निकाला था अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वही लिख लें, चाहे आप खुद सोच लें कि यार टेक्नोलॉजी के एडवांस होने के बावजूद, मैं एरो लगा रहा हूँ एडवांस के लिए कि टेक्नोलॉजी तो बड़ी ऊपर चली गई है, एडवांस हो गई है, फिर भी जो हंगर है वो परसिस्ट कर रही है, ये भी ऊपर है, फिर भी लोग भूखे हैं। मीन्स हम ज्यादा पैदावार भी निकाल रहे हैं जमीन से, मगर फिर भी हम खपत पूरी नहीं कर पा रहे। क्या रीजन हो सकता है? आपने भी एक पॉइंट बोला तो थोड़ी देर पहले, increasing population. पॉपुलेशन। अगर टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है तो पॉपुलेशन भी तो इंक्रीज हो रही है, तो जो डिमांड है वो वहीं की वहीं है, बल्कि बढ़ गई है, और वो प्रोडक्शन जो है उसको मीट नहीं कर पा रही। ये भी रीजन हो सकता है। यही जरूरी नहीं कि टेक्नोलॉजी नहीं है, हो सकता है टेक्नोलॉजी हो फिर भी हंगर हो। Unequal distribution of food. ठीक है, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट, आपके कोई भी पॉइंट्स आ सकते हैं। आप चाहें तो जो हमने भी डिस्कस किए वो लिख लें, या कोई भी पॉइंट निकाल लें, उसको स्टेट करें यहाँ पे वन लाइन के अंदर कि ये मेरा आइडिया है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करके एक एग्जांपल दे दें। विगट, कोशिश करें इसको 100 वर्ड्स तक स्ट्रेच करना है, 100 वर्ड लिखने हैं इसके अंदर, इस पूरे पैराग्राफ। हाँ जी, आर बी एबल टू राइट इट नाउ? ठीक है, गिव इट अ ट्राई। मैं आपको मैक्सिमम 10 मिनट्स दे रहा हूँ लिखने के लिए, आप चाहें तो गूगल से सर्च करके हेल्प ले सकते हैं। इसी में सोल्यूशन देना, उसका आंसर सर वो इसमें आएगा। दूसरा क्वेश्चन जो या तो सोल्यूशन। हाँ, वो दूसरे पैराग्राफ में जाएगा, अभी आपने सिर्फ रीजन देना, ठीक है, मिक्स नहीं करना है इसको। हाँ जी, विगट लिख लेंगे, ठीक है जी, यू गॉट 10 मिनट्स टाइम, जस्ट सिंपली स्टेट आइडिया, गिव एक्सप्लेनेशन एंड गिव एग्जांपल, यू गॉट 10 मिनट्स ऑन द क्लॉक। Alright, जी, this is a one complete sample answer of the question we are discussing. ठीक है, इसको फ्रॉम द टॉप ले लेते हैं ताकि हम एक बार इसकी जनरल बात कर दें। As we discussed, that's the question statement. This one. इसमें हमारे पास इंस्ट्रक्शंस भी हैं और हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट भी है, ठीक है जी। एज पर दिस, अगर हम इसको पैराफ्रेज करें, जैसे आप लोगों ने किया, मैंने भी वैसे ही ऑलमोस्ट किया होगा, ठीक है, अभी हमने इसको मिलके किया था। Despite remarkable advancements in agricultural technology, hunger continues to plague millions globally. ठीक है, सिंपल जरा वर्ड्स थोड़े से अच्छे कर दिए, अदरवाइज इट्स द सेम थिंग, सेंस सेम है। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि द सेंस शुड बी द सेम, ठीक है। अब आगे आ गया हमारा थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस में लिखा है जी, इन माय ओपिनियन, एक चीज जब आपने आइल्स के पेपर में ऐड करनी है, हमेशा आपने कभी नहीं देखना कि यहां पर उसने आपसे ओपिनियन पूछी कि नहीं पूछी। अक्सर स्टूडेंट इस चीज पे कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन में तो उसने नहीं कहा ओपिनियन दे। आईएल्टीएस में जितने क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको बताया था कि वो आर्ग्यूमेंटेटिव क्वेश्चंस हैं, पूछने का स्टाइल डिफरेंट है, बट दे ऑलवेज आस्क यू टू गिव एन आर्ग्यूमेंट। शुरू में भी हमने बात की, एग्री? आईएल्टीएस के हर क्वेश्चन में आपसे ओपिनियन ही पूछ रहे होते हैं, जब वो कहते हैं जी आप अपनी राय का इजहार करें, कैसे करें, यहाँ पे लिखा हुआ है, रीजंस फॉर योर आंसर इंक्लूड रेलेवेंट एग्जांपल्स फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस। तो ये योर यहाँ पे कौन है? ये तो आप हैं जो राइट कर रहे हैं। वो आप ही से कह रहे हमें आंसर्स भी दें, वो आप ही से करें हमें एक्सप्लेन भी करें, वो आप ही से डिमांड करें हमें एग्जांपल्स भी दें, और साथ में एक चीज और ऐड करें कि यार अपने एक्सपीरियंस से दें। सबका एक्सपीरियंस, सबकी नॉलेज डिफरेंट होती है, दो शख्स एक ही चीज को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं। इट मीन्स इट इज ऑलवेज आस्किंग ओपिनियन। आपने आइल्स के पेपर में जब भी आंसर लिखने, थीसिस स्टेटमेंट, यू हैव टू ऐड योर ओपिनियन। ओपिनियन कैसे ऐड करते हैं? यहां तक कहते हैं जी इन माय ओपिनियन, यहां आप लिखते हैं आई बिलीव। ये दो अच्छे वर्ड्स हैं, दोनों फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं। गुड। हियर इट सेज इन माय ओपिनियन, दिस पैराडॉक्स अराइजेस फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस। इस ऐसे के राइटर ने दो रीजंस दिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक रीजन है उसका कि अनइक्वल एक्सेस है रिसोर्सेज का, और दूसरा उसने एनवायरमेंटल चैलेंजेस को भी कह दिया कि ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से एडवांसमेंट्स तो हैं मगर फिर भी लोग भूखे हैं, क्योंकि हम पूरा नहीं कर सकते, डिमांड नहीं पूरी होती। अब आगे एक्सप्लेनेशन आएगी। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि यार इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन में क्या लिखा है? हाउ एवर विद स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस दिस प्रेसिंग इशू कैन बी इफेक्टिवली एड्रेस्ड। सोल्यूशन भी दो दिए,
एक तो ये है कि आप कोऑपरेट करें, इंटरनेशनल मींस कंट्री टू कंट्री कोऑपरेशन होना चाहिए। और दूसरा लिखा हुआ है कि ऐसी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए जो सस्टेन करते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम की वजह से वो प्रैक्टिस खत्म ना हो जाए, वो सस्टेन कर, हम इशू एड्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज किया, हाउ एवर। ये आयल्स में क्वाइट इंपॉर्टेंट वर्ड और कनेक्टर की वैल्यू रखता है। इसका मतलब क्या होता है हाउ एवर का? ठीक है, और हम इसको यूज कहाँ पे करते हैं, इसका यूजेज क्या होता है? ओके, अब आपने एक चीज और सीखनी है। हमने जब बात शुरू की थी, हमने बात शुरू की थी वोकेबलरी से। वोकेबलरी दो तरह से तैयार होती है जब कॉन्सेप्चुअल चीजें को अंडरस्टैंड करना है प्लीज। एक होता है वर्ड का मीनिंग, वो तो डिक्शनरी आपको बता देगी। तो उसको यूज कहाँ पे करना है? हम यूज हमेशा कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, अगर मैं कहूँ यार ये जो एक और मैं वर्ड यूज करने लगा, आपने मुझे बताना है कि उसका मीनिंग क्या है और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। मैं एक वर्ड यूज करता हूँ यार, because of the environmental challenges, sometimes it's a grave issue that people go hungry. Because of the environmental issues, it's a grave issue that people go hungry. ग्रेव का मतलब क्या होता है लिटरल डिक्शनरी के मुताबिक? कबर। अब मैंने इसको कहाँ यूज किया है? मैंने तो इसको हंगर के साथ जोड़ दिया। मैंने इसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया ये मुझे बताएं। इट्स अ ग्रेव इशू। मेजर ह्यूज। ह्यूज, मेजर मीन्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप किसी भी वर्ड को उठा के जब उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, उस वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। नाउ दिस इज वोकैबुलरी। आयल्स में ये चीज नोट करते हैं। ठीक है, अब ये जो वर्ड है आप सिंपल डालेंगे तो मे बी ये B1 लेवल का वर्ड निकल आएगा कि सिंपल है। ये तो छोटी क्लास के, मेरे ख्याल 3-4 क्लास के बच्चों को भी सिखा दिया जाता है। मगर डिपेंड करता है कि आप जब इसको यूज करेंगे तो उसको C1 वोकैबुलरी में या C2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। C1 और C2 मीन्स बैंड 8 और 9 की बात कर रहा हूँ। यूजेज क्या है, खाली वर्ड से काम नहीं चलता। इसीलिए मैं कभी भी स्टूडेंट्स को लिस्ट नहीं देता वर्ड्स की। आपको मैं दे दूंगा, आपको यूज ही नहीं करना है, फायदा क्या होगा? यूज करना सीखना। ठीक है, अब हाउएवर का मतलब तो आपने मुझे बता दिया। इसका यूजेज अगर आपने सही ना किया, एग्जाम में आपके नंबर कटेंगे। सिंपल से वर्ड आपने कई दफा लिखा होगा, यूज भी किया होगा। हाउएवर का वर्ड हम यूज करते हैं जब हमने कॉन्ट्राडिक्टिंग इंफॉर्मेशन देनी होती, ऑपोजिट बात। अगर ये प्रॉब्लम है तो ये सोल्यूशन है, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। इन दोनों को जोड़ने के लिए एग्जामिनर को हमने बताया कि यार ये मसला है लेकिन उसका हल ये है। जैसे हम BUT बट का यूज करते हैं, मेकिंग सेंस। इसी तरह कनेक्टर्स के आपको नंबर मिलते हैं। हर जगह पे कनेक्टर फिट नहीं होता, ये भी सीखना है आपने। एसएस के अंदर हमने जहां जहां यूज किए हैं उसकी जगह बनती है वहां पर कनेक्ट करने के लिए। गुड। सो हमने यहाँ पर क्लियरली बता दिया कि पैराफ्रेजिंग क्या है और हमारे स्टेटमेंट्स क्या हैं। तो आयल्स के मुताबिक हमारा फॉर्मूला एग्जीक्यूटेड है। यहाँ तक ओके? अब हमने बात की थी यार, हमने मेन पैराग्राफ में जाना, और पैराग्राफ के अंदर जो फॉर्मूला हम यूज करें वो है आइडिया एक्सप्लेन एग्जाम्पल का। अब हमने क्योंकि दो आइडियाज दिए हैं तो हमने दोनों को सेग्रीगेट करने के लिए क्या कर दिया है, द प्राइमरी रीजन और अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर। नाउ दीज आर माय कीवर्ड्स। ये मैंने हाईलाइट किया आपको समझाने के लिए, एग्जाम में आपने हाईलाइट नहीं करने हैं। यू सिंपली जस्ट टाइप इन, एग्जामिनर रीड करेगा, उसको समझ आ जाएगी। राइटर के मुताबिक प्राइमरी रीजन क्या है? द प्राइमरी रीजन फॉर ग्लोबल हंगर इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडवांस्ड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज। जब भी पैराग्राफ स्टार्ट करना है बॉडी का आइडिया सबसे पहले लिखना है, दिस इज मेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो रही है। डेवलपिंग नेशंस, जिसके अंदर सारी आपकी पुअर नेशंस आ सकते हैं, often often the most affected by hunger struggle to adopt modern farming methods due to exorbitant costs associated with acquiring machinery, seeds and fertilizers। क्योंकि उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को उसने एक्चुअली जोड़ दिया है अफोर्डेबिलिटी के साथ। कि अनइक्वल क्यों है? अनइक्वल की रीजन ये है राइटर के मुताबिक कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, कॉस्ट बहुत ज्यादा है। एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट मींस वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, अगर आपने कभी भी थोड़ा सा जनरल भी पढ़ा है, आजकल मशीनरी बहुत एडवांस है जिसकी वजह से पैदावार बढ़ सकती है। आजकल एडवांस किस्म के सीड्स आ गए हैं जिसकी वजह से पैदावार बढ़ सकती है।
एंड सेम गोज फॉर द फर्टिलाइजर्स एज वेल, जो कि पैदावार को बढ़ा सकते हैं। अफोर्ड ही नहीं होता, महंगा बहुत है। एग्जाम्पल क्या है आप उसकी, ये देखिए, ये एक्सप्लेनेशन आ गई। एग्जाम्पल है जी, रूरल फार्मर्स इन लो इनकम कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। ठीक है, क्योंकि हमारे मुल्क में मसला है, rely on outdated techniques and machinery, resulting in suboptimal crop yields. अब जरा मैं इसको ऐसे हाईलाइट करता हूं, इन दिस वे। नाउ दिस इज अ कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉर्मूला, आइडिया एक्सप्लेन एग्जांपल। ठीक है, इसके अंदर हम कलर चेंज कर लेते हैं, हम आइडिया को ब्लू में ले लेते हैं। दिस इज माय आइडिया। एक्सप्लेनेशन के लिए हम ग्रीन कलर यूज कर लेते हैं। दिस इज एक्सप्लेनेशन। और एग्जाम्पल के लिए कौन सा कलर लें? पर्पल ले लेते हैं। हाँ जी, आगे गुड। आपने जब भी माय डियर फ्रेंड्स तैयारी करनी है, या आपको सीखने का ऐसे कैसे लिखना है, इट्स नॉट अबाउट द एंटायर ऐसे ऑल द टाइम, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ जाना है। इंट्रो का मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप कैसे तैयार कर सकते हैं, 5 मिनट्स की एक्टिविटी, 15-15 मिनट की। अगर आपके पास कंटेंट अवेलेबल है ना, लिखना क्या है, तो मेरा ख्याल है 10 मिनट बहुत ज्यादा लिखने के लिए। अब आप इसकी एक्टिविटी रखिए 15 मिनट की। यार मेरा ये टॉपिक है, इसमें मैंने 5 मिनट सिर्फ सोचना है कि मैंने लिखना क्या है। 5 मिनट्स पूरा टाइम दे दे सोचने के लिए, थिंक क्या लिख सकता हूँ, एक्सप्लेन कैसे कर सकता हूँ, एग्जाम्पल्स कैसे दे सकता हूँ। वंस यू हैव द आइडिया ऑन द पेपर, उसको बेशक एक रफ पेज पे लिख लें। उसके बाद देखिए आपको टाइप करने में कितना टाइम लगता है। आर यू एबल टू टाइप इट इन 10 मिनट्स? अगर आप कर लेते तो वी आर गुड टू गो। गुड। अगर इससे कम टाइम में कर रहे हैं, दैट्स इवन बेटर। सिर्फ 15 मिनट की एक्टिविटी करनी, पैराग्राफ टू पैराग्राफ, आपको ऐसे लिखने आ जाएंगे। एटलीस्ट आपको फॉर्मूला तो एग्जीक्यूट करना है ना। अब मैं जितने मर्जी पैराग्राफ लिखवाते जाऊं, आपको पता है लिखना कैसे, शुरू कैसे करना है, दरम्यान में क्या आना है, उसको कनेक्टर्स कैसे लगाना है। अब अगर मैं दूसरा बुलेट देखूं तो another significant factor is the adverse effect of environmental change। हम ये रेड वाला उड़ा देते हैं। और बाकी लाइंस रहने देते हैं, उससे क्या होगा, हमें ज़रा पता लग जाएगा कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। और ये पर्पल भी खत्म हो रहा है। हंसी आ रही है, हाँ पर्पल भी खत्म हो रहा है। पर्पल लाइन दोबारा लगा लेंगे। अब मैं दोबारा ब्लू लाइन लूंगा, ठीक है। अनदर आइडिया, कनेक्टर, एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट, और एक्सप्लेनेशन के लिए आई नीड ग्रीन लाइन विच स्टेट्स एक्सट्रीम वेदर इवेंट सच एज ड्राउट्स severely disrupt एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तकरीबन 1-2 साल पहले ये जो सिंध में सैलाब आया था, इतना ज्यादा सारा फसल तबाह हो गया, नीच एंड एवरीथिंग। तो अगर ऐसे सैलाब आ जाए तो वहां पे एडवांस टेक्नोलॉजी क्या करेगी? सूखा पड़ जाए, अगर बारिश ना हो के पानी खत्म हो जाए, तो देन व्हाट विल हैपन? टेक्नोलॉजी क्या करेगी वहां पे? गुड। तो सीड्स तो आपने लगा दी हैं, टेक्नोलॉजी भी लगा दी, मगर कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। So, while modern farming techniques can enhance yields under normal conditions, they cannot shield crops from natural disasters. Explanation आ गई। अब उसकी एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल को फिर हम पर्पल में ले लेते हैं। A case in point is the California। अब क्योंकि हम एडवांस चीजों की बात कर रहे हैं, तो किसी ऐसी एग्जांपल को आपने सेट करना जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करें तो कैलिफोर्निया में इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे एडवांस्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अवेलेबल है, सबसे एडवांस इस वक्त। कैलिफोर्निया, अ स्टेट नोन फॉर इट्स हाई टेक फार्मिंग प्रैक्टिसेस, persistent droughts and extreme heat waves caused by climate change have drastically reduced water availability। और ये जो यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, सर्च एग्जांपल है, ठीक है, ये वहां भी हुआ होगा। एडवांस टेक्नोलॉजीज होने के बावजूद ड्राउट्स पड़ते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली फसल को पानी चाहिए था, तो वो फिर उतनी यील्ड नहीं आती है। अब ये हो गई एक्सप्लेनेशन कि यार एडवांस तो हो गए हैं, मगर अगर हंगर है तो उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। एडवांस कंट्रीज की बात करें तो डिजास्टर्स हैं, अगर हम पुअर कंट्रीज की बात करें तो अफोर्डेबिलिटी। देखिए सिंपल दो आइडियाज हैं। गुड। अब इसी का आगे सोल्यूशन लिखा होगा, ठीक है।
आगे जाने से पहले पहले मुझे बताएं, आपकी बात समझ आ रही है कि एक्चुअली फॉर्मूला एग्जीक्यूट कैसे करना है? इट्स ऑलवेज आइडिया, एक्सप्लेन, एग्जांपल। अगर आपको लग रहा है मेरा आइडिया, मैंने तीनों काम कर दिए, आइडिया भी लिख दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया, एग्जांपल भी दे दिया, और मेरे 100 वर्ड्स पूरे नहीं हो रहे हैं। 100 वर्ड्स मीन्स आपके एक पैराग्राफ में, अब इसको रेड कलर में लेता हूँ, एक पैराग्राफ में, बॉडी पैराग्राफ की बात करूं, मिनिमम 100 वर्ड्स होने चाहिए, वरना आपका ऐसे 250 पे पूरा नहीं जाएगा। अगर इसमें 70, 80, 90 वर्ड्स आ रहे हैं तो समझ जाए कि फिर आपको कुछ एक्सपैंड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका एक आइडिया 30, 40, 50 वर्ड्स पे आ रहा है तो दो आइडियाज। क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, कभी तो क्वेश्चन डिमांड करते हैं कि जी दो आइडियाज लिखिए, फिर तो लिखने पड़ते हैं, और कभी कभी हमें पैराग्राफ को पूरा करने के लिए लिखने पड़ते हैं। यहाँ पे हमने पैराग्राफ पूरा कर यहाँ पे पैराग्राफ को पूरा करने के लिए ये, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड नहीं के ज्यादा कॉजेज बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ आ रही है? गुड, ठीक हो गया। अब हम जरा सॉल्यूशंस का पैराग्राफ क्विकली रीड करते हैं ताकि इसको वाइंड अप करें। ये जो दूसरी रीजन लिखी है, इसको हम एक और पैराग्राफ बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं, मगर मैं रिकमेंड करूंगा कि ना बनाए। प्रॉब्लम सारी एक पैराग्राफ में डालें, क्योंकि कनेक्टर्स यूज करने हैं ना हमने, सॉल्यूशंस एक में डाल। ठीक है, ओके जी। एड्रेसिंग ग्लोबल हंगर रिक्वायर्स अ मल्टी approach involving international collaboration and government support. Now this is my idea। क्या इस मसले का हल जो है ना वो गवर्नमेंट लेवल पे है। ठीक है, अब आगे जो लिखा है वेल्दी नेशंस इंक्लूडिंग द यूएस, इसको मैं पर्पल में लूंगा, क्योंकि अब यहां पर एक्सप्लेनेशन जो है वो एग्जांपल के साथ है। Wealthy nations, including the USA and Australia, must allocate financial aid to assist developing countries in acquiring modern agricultural equipment and implementing innovative farming practices। अब देखिए यहाँ पे मैंने ग्रीन लाइन नहीं लगाई है, क्योंकि जो एग्जाम्पल है वो ही एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एग्जाम्पल एक्सपैंड हो गई है। ठीक है, एडिशनली प्रोवाइड टेक्निकल ट्रेनिंग, अब ये उसी पॉइंट को फर्दर इलेबोरेट किया हुआ है। आप मशीनरी तो दें मगर फार्मर्स को ट्रेन भी करें इसको यूज कैसे करना है, वरना तो कोई फायदा नहीं होगा। अब ये एक पूरा पॉइंट कवर हो गया जिसके अंदर हमारा आइडिया और एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल मिक्स हो गए। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे आइडिया की तरफ। अब दूसरा आइडिया क्या है जिसके अंदर एक्चुअली सस्टेनेबल की हमने बात की है, कि अगर एडवांस टेक्नोलॉजी है फिर भी अगर कुछ डिजास्टर हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए। एट द सेम टाइम national governments should promote sustainable agricultural practices to enhance resilience against climate change। अब ये दूसरा आइडिया आ गया। अब इसके अंदर भी एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल इकट्ठे ही हैं। फॉर इंस्टेंस इंडिया एंड बांग्लादेश have implemented the improved irrigation systems। कैसे? Such as surface and subsurface drainage to protect crops from waterlogging during floods। मीन्स फ्लड्स आएगा तो पानी खड़ा हो जाता है, उनके पास ऑलरेडी कुछ जगह पे सिस्टम्स इंप्लीमेंटेड है कि फ्लड आ भी जाएगा तो फौरन से पानी को ड्रेन कर लेंगे, फसल नहीं खराब होने देंगे। आगे उसको तो नहीं रोक सकते, मगर उसको वहां पे खड़ा नहीं रहने देंगे, क्योंकि खड़ा रहा तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने सरफेस लेवल पे या जमीन के नीचे सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम बनाए हुए हैं। वाटर लॉगिंग मीन्स पानी नहीं खड़ा होने देते। गुड, गवर्नमेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज शुड फॉलो द एग्जांपल्स ऑफ दीज नेशंस एंड सो ऑन। अब ये चाहें तो इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन ले लें, या आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि ये एक्चुअली इसकी एक्सप्लेनेशन है कि दूसरी गवर्नमेंट्स को भी ऐसी टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए। ठीक है, इसलिए आपसे कुछ अरसा मैंने पहले कहा था, या शायद पिछली क्लास में कहा था कि पढ़ा करें, जस्ट रीड। ये जो एग्रीकल्चर कितनी बातें मैंने लिखी है ना, ये सारी आयट्स में से निकाली है। आयट्स के कई टॉपिक हैं जो एग्रीकल्चर पे आए हुए हैं, जिसके अंदर एडवांस फार्मिंग के ऊपर बात की गई है। आजकल तो जो बात हो रही है वो उसको हम बोलते हैं स्काई फार्मिंग की बात करते हैं। बेसिकली वो जो कॉन्सेप्ट है वो रूफटॉप फार्मिंग है। रूफटॉप फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है जो छतों के ऊपर लोग जो बाग बना रहे हैं, लाइक लॉट्स ऑफ लाइक कमर्शियल बिल्डिंग्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस, जिसको हम कहते हैं कि छत के ऊपर गार्डन बनाया हुआ है। ठीक है, उसको यूज कर रहे हैं ग्रीनरी के लिए, और अब तो बकायदा उसके ऊपर फार्मिंग भी स्टार्ट हो गई। ठीक है, एक वर्टिकल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है। वर्टिकल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट पता है किसी को? सर यूवी रेडिएशन यस, मगर कैसे करेंगे? वो बिल्डिंग में आप बनने पर परफेक्ट हो गया। बिल्डिंग बिल्डिंग टावर खड़ा करें जैसे प्लाजाज होता है। अब प्लाजा बना दिया है तो उसके प्लाजा के अंदर आपकी
एक्चुअल जमीन है, फर्ज कर एक कनाल है, एक कनाल पे अगर मैंने 10 मंजिलें बनाई वो तो 10 कनाल बन गया। अगर मैं हर फ्लोर के ऊपर मिट्टी डाल के और वहां पे फार्मिंग स्टार्ट कर दूं और वहां पे हर चीज प्रोवाइड कर दूं, यूवी रेडिएशन, सूरज, पानी, खाद, एयर, हर चीज, वो काइंड ऑफ आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो आप नेचुरल डिजास्टर से भी बाहर चले जाएंगे। बिल्डिंग को सिक्योर कर दे, बाहर जो मर्जी होता रहे, आपकी फसल सेफ है अंदर। ये कॉन्सेप्ट्स पे काम हो रहा है आजकल, वर्टिकल फार्मिंग। गुड। सो दुनिया बहुत एडवांस हो रही है, ये चीजें आप पढ़ेंगे तो पता लगेगी। सारी एग्जांपल्स यहाँ पे डाल सकते हैं, वर्टिकल फार्मिंग की एग्जांपल यहाँ पे आ सकती है कि आप लैंड को सेव करें। हाँ जी, आर वी गुड? आइडिया एक्सप्लेन एग्जांपल, ये जो इतनी बातें हैं ना, ये सिर्फ पढ़ने से आती हैं। द मोर यू रीड, द मोर यू हैव द आइडियाज। ओके जी, मुझे बस इतना बता दें कि पैराग्राफ का फॉर्मूला समझ आ गया, आइडिया एक्सप्लेन एग्जांपल क्या होता है, एग्जीक्यूशन समझ आ गई। बाकी भाई ने भी बात की थी, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। आइट्स वाले कहते हैं कि अगर हमने आपसे दो चीजें पूछी है ना, एक पैराग्राफ में एक चीज को मुकम्मल तौर पे लिखें। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन पूछे हैं, प्रॉब्लम्स को एक पैराग्राफ में ले हैं, सॉल्यूशंस को एक पैराग्राफ में, मिक्स नहीं करना। और प्रॉब्लम्स के मल्टीपल पैराग्राफ्स ना बनाएं तो बेहतर। गुड, ठीक हो गया। आखिर में आ गया आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन इज ऑलवेज द रिजल्ट, क्योंकि हम आर्ग्यूमेंटेटिव बेसिस कर रहे हैं। आपने समरी नहीं क्रिएट करनी, आपने सिर्फ अपने पैराग्राफ्स का रिजल्ट लिखना है, सिंपल एज दैट। इसका ये बेस्ट कनेक्टर है, यही यूज करें इन कंक्लूजन। इसके अंदर आपने अपनी ओपिनियन दोबारा से इन्फोर्स करनी है, और जो दोनों पैराग्राफ्स है उसकी हाईलाइट यहाँ पे लिख देनी है। एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स आर हिंडर्ड बाय अनइक्वल एक्सेस एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस, सेम बात है। और नीचे क्या लिखा है? आई बिलीव बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस कैन वर्क टुगेदर, कोऑपरेशन वाला आ गया, एंड क्रिटिकल इश्यूज एंड इंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल। अब अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर ये तो रिपीट हो रहा है। यस, 100% रिपीट हो रहा है। क्यों रिपीट हो रहा है, इसकी सेंस क्या है? इसकी सेंस ये है, आप जब इंट्रो लिखते हैं इसका मतलब होता है कि मैं ये लिखने लगा हूं या लगी हूं, और जब कंक्लूजन लिखते हैं इसका मतलब होता है कि ये लिख दिया है। तो जो लिखा है उसी के अंदर ही रहना है ना, कोई नई बात तो नहीं ना डालना। आपके इंट्रो में से इक्वेशन निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली, बेसिकली अगर आप इंट्रो को रीराइट करें ना, आपने क्वेश्चन को पैराफ्रेज किया इंट्रो लिखने के लिए, इंट्रो को पैराफ्रेज कर दें तो आपका कंक्लूजन रेडी। अगेन वही vocab की गेम आ गई। सो दैट्स हाउ यू राइट बेसिकली। हाँ जी, बात समझ आई? सो ये आपको ओवरऑल जो है ना ऐसे का एक पूरा स्ट्रक्चर है। अब आ जाते हैं सिर्फ वर्ड्स के ऊपर कि वर्ड्स कितने लिखने हैं। एज ए टोल्ड यू इन बिटवीन कि आपने कम से कम इसको हम रेड पेन में ले लेते हैं, जो आपका एक बॉडी पैराग्राफ है, मिनिमम इसको 100 वर्ड्स पे काइंडली जरूर लेके जाएं, अदरवाइज इज गोइंग टू बी टू लेस। मिनिमम। हाँ, अगर ये 110, 120, 125 पे भी जा रहा है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। हाँ, मगर इसकी हम मैक्सिमम लेंथ सेट कर लेते हैं, इसको मिनिमम 100 पे रखें, मैक्सिमम इसको जो है ना 125 पे सेट कर लें। 100 से 125 के दरमियान दरमियान इसको वाइंड अप करें। गुड। इसी तरह आपके 200 या 250 वर्ड तो यहीं पे पूरे हो जाएंगे। बाकी जो आपका इंट्रो होता है ये फिक्स नहीं होता, क्योंकि टॉपिक पे डिपेंड करता है उसने सवाल क्या पूछा है, ये फ्लक्चुएशन में रहता है। फिर भी ना करते भी आपका ये 40 से 70 वर्ड्स के अंदर चला जाता होता है, मगर 70 इज टू हाई। आई ऑलवेज प्रेफर के 40 से 60 के अंदर रखें इसको, क्योंकि फिर मेन पैराग्राफ और इंट्रो एक जैसे लिखेंगे बड़े बड़े, इंट्रो छोटा नजर आना चाहिए, देखते साथ ही नजर आना चाहिए कि इसमें कम लाइन्स है। और जो कंक्लूजन होता है ये अगेन क्योंकि उसी की पैराफ्रेजिंग होती है, तो ये आपका नॉर्मली जो है ना 30 से 50 वर्ड्स के अंदर होता है। तो अगर आप इन सबको कैलकुलेट करें तो आप हमेशा 250 से ऊपर ही रहेंगे। दैट्स द क्राइटेरिया। हमने 250 से ऊपर ही रहना है। कितना ऊपर रहना है? 300, 310, 320 तक चले जाएं, दैट्स गुड। सर एक पैरे में 100 से कम हो रहे हैं और दूसरे पैरे में 100 से ज्यादा हो रहे हैं, ओवरऑल 250 बन गया है, पॉइंट कटेंगे। ओवरऑल तो नहीं कटेंगे, मगर आपके जो है ना पैराग्राफ्स की कोहेजन एंड कोहेरेंस होती है। इसका मतलब कि ये पार्ट 2 में पैराग्राफ्स को बैलेंस करना होता है। बेटर है कि 100 तक ले जाएं, ओवरऑल नंबर आ जाएंगे, मगर है कि हाई मार्क्स नहीं आएंगे।
5:30 6 6 6:30 तक चले जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, दैट इज ऑल अबाउट द ऐसे। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं है तो इसको माइंड अप करते हैं आप। वी गुड? सबको क्या है? द पीपल आर टेकिंग क्लास फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक हो।